क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग नई शिक्षा नीति के तहत जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का, उसमें सम्मिलित जो शीर्षक हैं उसी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज का प्रकरण है आदिकाल का नामकरण। जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुए। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा जो आदिकाल का नामकरण किया गया था, उसके पक्ष विपक्ष में वो नामकरण कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक नहीं है, और किस साहित्यकार ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है, यही आज की कक्षा में पढ़ना है। जैसे आदिकाल को किसी ने चारण काल कहा, तो किसी ने विजवपन काल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा है, किसी ने सिद्ध सामंत युग, और किसी साहित्यकार ने अपभ्रंश काल कहा है। आज की कक्षा में वही पढ़ना है कि किसने, कौन सा साहित्यकार आदिकाल का नामकरण क्या करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मिस्र बंधु आदिकाल का नामकरण करते हैं रासो काल, यानी मिस्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल को जो नाम दिया गया वह नाम है रासो काल। मिस्र बंधुओं ने केवल एक रूप की कृतियों और उनमें भी केवल चारण कवियों के रासो ग्रंथ तक ही दृष्टि को सीमित रखा है। यानी मिस्र बंधुओं ने रासो कीर्ति के आधार पर चारण कवियों के जो रासो ग्रंथ थे उसी के आधार पर आदिकाल का नामकरण कर दिया रासो काल। यानी मात्र वह एक आधार को साथ लिए और उसी एक आधार पे उन्होंने आदिकाल को रासो काल नाम दिया है। लेकिन यह नाम उनका पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। यानी हिंदी साहित्य में मिस्र बंधुओं के द्वारा जो आदिकाल का नाम दिया गया रासो काल, रासो ग्रंथ के आधार पर, वह नाम पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं माना गया। उसका कारण यह था कि जिस रासो ग्रंथ के आधार पर इस काल का नाम रासो काल किया गया था, वह रासो ग्रंथ की जो प्रामाणिकता है वह प्रामाणिकता संदिग्ध है, और इसी कारण विद्वानों के द्वारा यह नाम स्वीकार नहीं किया गया, यह नाम अस्वीकृत हो गई। अब दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल का नाम दिया है। संधिकाल एवं चारण काल, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को दो भागों में बांटा और दोनों का अलग अलग नामकरण किया, जिसमें एक भाग का नाम उन्होंने संधिकाल और दूसरे का चारण काल किया। संधिकाल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बौद्ध सिद्धों, जैन मुनियों तथा जो योगी नाथ थे उनकी रचनाओं को लिया, और इस काल के अंतर्गत उन्होंने सिंगारिक और मनोरंजन वाले साहित्य को रखा है। यह चारण काल के, संधि काल के अंतर्गत। और चारण काल के अंतर्गत उन्होंने चारण और भाटों के द्वारा जो साहित्य सृजित किए गए थे उस साहित्य को लिए हैं। यानी संधि काल में उन्होंने सिंगारिक और मनोरंजन का साहित्य लिया है, बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, योगी नाथ की रचनाओं को लिया है, और जो चारण काल नाम उन्होंने दिया उस चारण काल के अंतर्गत उन्होंने चारण और भाटों के द्वारा रचा गया राजस्थानी साहित्य को लिया, और इसी आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण संधिकाल एवं चारण काल किया। यह नाम भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हुआ। विद्वानों ने इस नाम पर भी अपनी असहमति व्यक्त की, और उसके बाद डॉक्टर
आचार्य राहुल सांकृत्यायन आए हैं और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, सांकृत्यायन जी ने कौन सा नाम दिया आदिकाल को? तो सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया। राहुल जी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के काव्य में दो भाव पाए, एक तो सिद्धों की वाणी और जो दूसरा भाव है वह सामंतों की स्तुति। दो भाव, सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति, और इसी की धारणा के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया सिद्ध सामंत युग। यानी राहुल सांकृत्यायन जी को आदिकाल में दो भाव प्रमुख रूप से दिखाई दिए, एक सिद्धों की वाणी और दूसरा सामंतों की स्तुति, और इसी दो भाव के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया सिद्ध सामंत युग। लेकिन विद्वानों ने इस पे भी सहमति व्यक्त नहीं की और उनका कहना था कि सिद्ध सामंत युग जो नाम है, इस नाम के द्वारा लौकिक रस की उन रचनाओं का आभास नहीं मिल पाता जो आभास परवर्ती काव्य में प्रकट हुआ है, और इस आधार पे उन्होंने इस नाम को भी अस्वीकृत किया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया वह नामकरण था बीजवपन काल। द्विवेदी जी का यह नाम भी आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया, यानी बीजवपन काल भी तमाम जो विद्वान थे उनके द्वारा यह नाम भी स्वीकार नहीं किया। अनुसार काल का काव्य केवल बीजवपन नहीं है, वह कुछ और भी है। जैसे वह प्राकृत अपभ्रंश के गर्भ से जन्म लेने वाला सुपुष्ट काव्य है, और इसके अतिरिक्त जो बीजवपन काल नाम से उनका मानना था कि सही स्थिति का बोध नहीं हो रहा है, और अंततः यह नाम भी विद्वानों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को कोई अन्य नाम न दे करके आदिकाल नाम ही देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया गया है। उनका कहना था कि आदिकाल एक आरंभिक काल है और आरंभिक काल होने के कारण इसका आदिकाल नाम ही उपयुक्त है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था, और आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया जाना चाहिए। लेकिन उनका यह नाम भी स्वीकार नहीं किया गया और इसके विपक्ष में भी कई सारे मत आए, और उनका ये कहना था कि इस आदिकाल से, स्वयं द्विवेदी जी का कहना था कि आदिकाल से बहुत अत्यधिक आदि का भाव भी व्यक्त माना जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर मोहन अवस्थी आया। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। मोहन अवस्थी के मतानुसार केवल भाषा की दृष्टि से आदिकाल को आदिकाल कहा जा सकता है, अन्यथा भाव, संदेश, छंद आदि की दृष्टि से वह अपने में सर्वथा पूर्ण है, और इसलिए आदिकाल को आदिकाल नहीं चाहिए कि भाषा, भाव इत्यादि की दृष्टि से आदिकाल को आदिकाल नाम नहीं आधार काल नाम माना जाना चाहिए। हालांकि यह नाम भी स्वीकार नहीं हुआ पूरी तरह से, इस नाम पर भी इस नाम सहमति व्यक्त नहीं हुई, क्योंकि आलोचकों का मानना था कि आदिकाल इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का नाम आता है, और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है। और अपभ्रंश काल नाम की समीक्षा करते हुए ये कहा गया कि भाषा के आधार पर
हम किसी काल का नामकरण नहीं कर सकते, यानी भाषा हमारे नामकरण का आधार नहीं है। नामकरण का आधार उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन भाषा के आधार पर हम किसी काल का नामकरण नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण यह नाम भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हुई। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना, और रासो ग्रंथ में जो वीर गाथा की भावनाएं प्रबल थीं, जो वीर गाथा के रूप में युग प्रवृत्ति उसमें विद्यमान थी, उसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। और अंततः यदि समीक्षा हम करें तो आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम वीर गाथा काल ही उपयुक्त माना गया, और इसी पे सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की, क्योंकि उनका मानना था कि वीर गाथा काल नाम लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाटों ने प्रशस्ति गान के रूप में उपलब्ध रासो ग्रंथ की रचना की, और वह जो आदिकाल का समय था वह युद्धों का युग था, युद्ध होते थे, और उस युद्ध में राजाओं के प्रशस्ति के, उनके वीरता का वर्णन किया जाता था, और जो उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां, युग प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और इस आधार पर यदि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, तो यह वीर गाथा काल नाम उपयुक्त है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो आदिकाल के अंततः दो नाम हुए, आदिकाल अथवा वीर गाथा काल। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे नाम पूछे जाते हैं, और इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विद्वान ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। मिश्र बंधु रासो काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि चारण काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल। अब आगे की कक्षा में, कल की कक्षा में जो आदिकाल के कवि हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ, उनके शब्दी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।